गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी से ईएम वेव्स और इट इज यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 एक छोटी सी यूनिट है बच्चों। ये इस यूनिट की वेटेज है 3 मार्क्स और ये 3 या 4 दिन में हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है, 2-3-4 दिन में। सो बच्चों इसके हम पहले टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक आप देख रहे हैं, टॉपिक इज बेसिक आइडिया ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। ये सिलेबस में हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अगर आप इसको बुक में से प्रिपेयर करते हैं तो काफी ज्यादा एडिशनल टॉपिक्स भी बुक में गिवन है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो सीबीएसई का सिलेबस गिवन है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करिए इसको। जैसे कि पहला टॉपिक यहाँ गिवन है बेसिक आइडिया ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट को। देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने के लिए आप बच्चों को मुझे बताना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, आपको ये प्लीज आंसर करना होगा। टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो एनीवन नोस द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Number of magnetic fields passing through a particular area. ठीक है, अंबिका कह रही है बी ए कॉस थीटा। बेटा वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैंने क्या बात बोली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था बच्चों फाई ई से हम इसको शो करते थे, और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। सो बच्चों ये बन जाएगा ई मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये बच्चों हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यहाँ पर थीटा एंगल होता है ई वेक्टर और ए वेक्टर में, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, अभी देखिए हमारे पास एक कैपेसिटर है। ये देखिए कैपेसिटर की 2 प्लेट्स होती हैं, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का टॉपिक किया हुआ है। सो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, तो बच्चों इसमें से एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एक प्लेट नेगेटिव चार्ज है। तो क्या इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? प्लीज टेल मी कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, है किसी को याद? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक? Positive to negative. हाँ, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? उसकी फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव होंगी, ये फील्ड लाइंस हमने बना दी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 प्लेट्स? अगर हमारी पॉजिटिव प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और नेगेटिव प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो कितना मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का इन दोनों प्लेट्स के बीच में? एनीवन नोज? Sigma by epsilon naught. Very good. Sigma by epsilon naught. Good answer. Right answer. So magnitude of electric field. सर अब तक आपने क्या कराया है? बिल्कुल अभी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट से। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स। सो जैसा भी हमें आंसर मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड की टर्म्स में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये जो cos थीटा की बात हो रही है ये 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के स्पेस के बीच में यहाँ पर पैरेलल हैं दोनों, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास सिंपली यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स रह जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 3, सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए अभी ये तो हमने ले लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अभी देखो बच्चों 2 ऑप्शन है। कैपेसिटर की पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को मैंने एक सप्लाई से कनेक्ट किया है, एक वोल्टेज से कनेक्ट किया है लाइक दिस। तो एक सप्लाई, एक बैटरी का प्लेट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और ये इससे कनेक्टेड है। अभी एक दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन ऐसा है बच्चों
कि ये दोनों प्लेट्स में एक प्लेट हमारे पास पॉजिटिव है और एक प्लेट नेगेटिव है। और बच्चों हमने क्या करा कि ना अब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स को एक अल्टरनेटिंग करंट से कनेक्ट किया है। अल्टरनेटिंग करंट का ये सिंबल है, ये देखो मैंने सर्कल में ये जो साइन बनाया है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी सप्लाई। सो किसी को पता है व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, क्या होता है उसमें? व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? बच्चों अल्टरनेटिंग करंट में ना करंट का मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है और डायरेक्शन भी कुछ समय के बाद चेंज होती रहती है। जैसे ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि प्लेट ए पॉजिटिव चार्ज है, प्लेट बी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव साइकिल का मतलब है प्लेट ए नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, प्लेट बी पॉजिटिव। अब जब बच्चों ये करंट इंक्रीज हो रहा होगा ना, तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज होगा, और ये करंट डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज होगा। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप डीसी सप्लाई यूज करते हो, एक सेल यूज करते हो, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। और जब यहाँ पर आप अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वेरिएबल होता है। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलते हैं कि अगर ये वेरिएबल फील्ड होगा तो क्या होगा। सो लेट वी अज्यूम if parallel plate capacitor is connected to alternating current, if parallel plate capacitor is connected to alternating current, as a result of this electric field between the plates changes continuously. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि बच्चों यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और उसके कारण यहाँ पर प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा। सो बच्चों अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, यानी इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। तो क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है तो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कॉन्टिन्यूसली टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। सो इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स between the plates of capacitor, between plates of capacitor also changes with respect to time। तो बच्चों यहां पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएबल क्वांटिटी हो गया। सो क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है बच्चों, उस चेंज को कैलकुलेट करना है मुझे कि कितने टाइम में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में। सो बच्चों आप ये बात समझ चुके होंगे कि मैंने क्यों डिफरेंशिएट करा। रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है क्योंकि मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग करंट से कनेक्ट किया है। अल्टरनेटिंग करंट में करंट का मैग्नीट्यूड बदलता रहता है जिससे ए बी प्लेट्स पर चार्ज की डेंसिटी चेंज होती रहती है और उनका साइन भी चेंज हो जाता है। तो इसके कारण अंदर जो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंज होगा और कॉन्टिन्यूस चेंज होने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कितना चेंज आता है। तो उसके लिए बच्चों हमें डिफरेंशिएट करना होगा। अभी देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ये था इक्वेशन नंबर 3 में। अभी बच्चों मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में।
differentiation of electric flux with time and differentiation of sigma A by epsilon naught. So बच्चों A और epsilon naught, A तो एरिया ऑफ प्लेट है और epsilon naught परमिटिविटी है, दोनों ही टर्म कांस्टेंट हैं, तो हम उसको तो डिफरेंशिएशन से बाहर लिख सकते हैं. So A, epsilon naught being constant, they are taken out of the differentiation. तो बच्चों यहाँ पे सिग्मा साइन किसे रिप्रेजेंट करता है? एनीवन नोज व्हाट इज सिग्मा साइन? surface charge density. सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया. तो देखो अगर मैं यहाँ पर कैपेसिटर ए बी को अल्टरनेटिंग करंट से कनेक्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ अल्टरनेटिंग करंट है, तो अभी अगर वो अल्टरनेटिंग करंट चेंज होगा तो क्या होगा ना, ए बी प्लेट पे चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेगी. जैसे करंट ज्यादा जाएगा तो वो ए बी प्लेट पे चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, और करंट डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. जैसे यहाँ पे करंट जीरो भी होगा तो चार्ज डेंसिटी जीरो भी हो जाएगी. तो बच्चों यहाँ पे सिग्मा विच इज चार्ज बाय एरिया, ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है. सो डी फाई ई बाई डी टी ए बाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो गया, और वी कैन राइट डी बाई डी टी, और सिग्मा को बच्चों हम फिर से Q बाय ए ले लेते हैं. अभी देखो यहाँ पे जो Q बाय ए आया उसमें से A डेनोमिनेटर वाला ये A डिफरेंशिएशन से हम बाहर ले लेते हैं. सो बच्चों हमारे पास रह जाता है डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी फाई ई बाई डी टी. अब बच्चों यहाँ पर मैं A से A को कैंसिल कर देता हूं, सो आई गेट डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 by epsilon naught dq by dt. So it means dq by dt is equal to epsilon naught d phi e by dt. So बच्चों ये dq by dt epsilon naught d phi e by dt आया है. ये आखिर क्या रिजल्ट आया मेरे पास? What is this? So बच्चों what is dq by dt? I want to know what is dq by dt. Current. करंट. तो सबने यूनिट नंबर 3 का पहला लेक्चर तो पढ़ा है ना बच्चों कि dq by dt करंट होता है. सो ये देखो ये मैंने आज कुछ कैलकुलेशंस आपके आगे करके देखी हैं, और यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है ये करंट के इक्वल आ रही है. dq by dt इज कमिंग इक्वल टू द, ये जो राइट हैंड साइड आया है ये क्या चीज है? आपने कहीं पढ़ा है ये dq by dt फॉर्मूला एनीवेयर अब तक? हेलो बच्चों ये dq by dt आपने पढ़ा है अभी तक कहीं पर? विशाल, विश्वास, शिवांगी, एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस dq by dt? Sir, it's current. It's current. It is the formula of the electric current. और इससे पहले ये वाली टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में ये कहीं देखी है अभी तक हमने फिजिक्स में? नहीं, ये हमने अभी 12th में कहीं पर भी नहीं पढ़ी है. हम इस टर्म को थोड़ा सा अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये टर्म क्या है? सो बच्चों देखो डी फाई ई बाई डी टी यहाँ पर चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चों, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से भी करंट प्रोड्यूस होता है, वो करंट डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है. तो ये देखो हमारा आज का जो यूनिट नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 है, इसका पहला टॉपिक क्या लिखा है सीबीएसई में गिवन है? बेसिक आइडिया ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट. सो मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट, लेट मी राइट, डिस्प्लेसमेंट current is current due to change of electric flux with respect to time. बच्चों जब भी कहीं पर
इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो एक करंट प्रोड्यूस होगा। इस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, इसको ID से शो करते हैं, एंड इट इज एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों ये है डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वेशन, एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। ओके, चलिए अब आप बताइए कि करंट के बारे में आपने इससे पहले क्या डेफिनेशन पढ़ी, अब तक कौन सा करंट सुना है? जब हम इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर कर रहे थे तो हमने करंट की क्या डेफिनेशन पढ़ी बच्चों? कैन एनीवन एक्सप्लेन दैट डेफिनेशन? कैन एनीवन गिव मी द डेफिनेशन ऑफ करंट? तो बच्चों हमने पढ़ा करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, rate of flow of electric charges in a circuit in a particular direction, हम और लगा देते थे। जैसे हम पढ़ते थे कि ये एक कंडक्टर है बच्चों और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों सारे, तो उधर भी करंट होता था, वहां हम ये फॉर्मूला यूज करते थे, चार्ज बाय टाइम, और हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को करंट बोलते थे बच्चों। अब फिजिक्स में ऐसे करंट को कहा जाएगा कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट, ठीक है, और उसका सिंबल IC होगा, कंडक्शन करंट। और इस करंट का रीजन रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हों। सो इट मींस बच्चों यहां पे करंट दो टाइप के हैं, दो तरह से करंट प्रोड्यूस किया जाता है या करंट होता है, आप ऐसे कह लीजिए। एक तो कारण है बच्चों करंट का, वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में करंट को कंडक्शन करंट कहते हैं और इट इज चार्ज बाय टाइम। एक और टाइप है बच्चों करंट की, दैट इज ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों यहां उस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, एंड dq by dt, और उस करंट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt होती है। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है बच्चों, यहां पर फ्लो ऑफ चार्जेस के केस में करंट का नाम है कंडक्शन करंट, और दूसरे केस में हमारे पास बच्चों उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर किसी तरह से चार्जेस के फ्लो करने की जरूरत नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट, you can, it is called displacement current, और वहां पर इसको हम बोलते हैं बच्चों कंडक्शन करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों है? ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ऐसे करंट में चार्जेस के फ्लो करने की जरूरत नहीं होती है, बिना चार्जेस के फ्लो किए भी करंट हो सकता है। देखिए कैपेसिटर की ये प्लेट है, दो प्लेट्स हैं बच्चों, और कैपेसिटर की इस प्लेट को हमने अल्टरनेटिंग करंट से कनेक्ट कर दिया। अभी देखने को ऐसे लगेगा कि यहाँ कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, जैसे यहाँ कोई इंसुलेटर है, कोई स्पेस ही नहीं है बीच में, ठीक है। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई भी, ये जो बिल्कुल प्लेट्स हैं ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, और आपको पता है इन दोनों प्लेट्स के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल फील्ड होता है, जैसे एयर है, अभी एयर फील्ड है, तो ये सर्किट तो आपको इनकम्प्लीट दिख रहा है। अगर हम माने कि सर्किट में ए एंड से बी एंड से करंट स्टार्ट होता है इस वायर में, तो बच्चों यहां तक पहुंचने के बाद कैपेसिटर की प्लेट पर आगे तो इंसुलेटर है, तो आगे करंट कैसे होगा, उस एयर में से कैसे करंट जाएगा? सो वहां पे क्या होता है कि ना
इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो चेंज होता रहता है, वेरी करता है। उसके चेंज होने से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन यहाँ ए से लेके प्लेट नंबर 1 तक की जो वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो उसमें कंडक्शन करंट होता है। तो ए से प्लेट तक वायर्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो उसमें कंडक्शन करंट होता है। और प्लेट नंबर 2 पर 2 से लेकर बी एंड तक यहां पर भी कंडक्शन करंट है क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है। लेकिन प्लेट नंबर 1 और 2 के बीच में जो इंसुलेटर है वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसकी वजह से कंडक्शन करंट हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम इस सर्किट में कॉन्टिन्यूटी की बात करें कि क्या ये सर्किट कॉन्टिन्यूअस सर्किट है या ये ओपन सर्किट है, तो बच्चों आप समझेंगे कि ओपन दिखते हुए भी एक्ट में ये सर्किट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट सर्कुलेट कर रहा है और यहां पर बाहर की कंडक्टिंग वायर्स में कंडक्शन करंट सर्कुलेट कर रहा है। इस तरह से ये सर्किट एक तरह से कॉन्टिन्यूअस सर्किट है, जबकि बीच में एक इंसुलेटर भी फील्ड है। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि एक ऐसा भी करंट है जिसके फ्लो करने के लिए किसी तरह के किसी तरह के चार्जेस के फ्लो करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना, और इसको हम बच्चों कंडक्शन करंट कहते हैं। सो करंट दो तरह से है, कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट। नाउ एनी डाउट रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट करंट यू कैन आस्क। एनी डाउट रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट करंट? जितना मैंने अभी तक समझाया, कोई डाउट यहां तक? हेलो एवरीवन, कोई डाउट यहां तक बच्चों? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों सबको? हेलो, बताओ कुछ समझ आया क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट? देखो, ओके, अभी देखो एक क्वेश्चन है कशिश का, क्या डिस्प्लेसमेंट करंट मीडियम पर डिपेंडेंट है? तो बच्चों अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं आईडी, उसमें दो फैक्टर आ रहे हैं बच्चों इस आईडी की इक्वेशन में, डिस्प्लेसमेंट करंट में। वन इज एप्सिलॉन नॉट, दैट इज परमिटिविटी, and one is d phi by dt. d phi by dt is change of electric flux with respect to time. One is epsilon naught, one is d phi by dt. So d phi by dt is the change of electric flux with respect to time. तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइम के साथ चेंज होने से भी डिस्प्लेसमेंट करंट आता है, और वो मीडियम पे भी डिपेंडेंट है और चेंज ऑफ फ्लक्स पे भी डिपेंडेंट है। तो बच्चों आगे इस यूनिट में आगे हमारे पास एक टॉपिक है जिसको कहते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ द करंट। कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट। सो कैन यू एक्सप्लेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट? व्हाट यू अंडरस्टैंड विद दिस कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट? यस, एवरीबडी कैन एक्सप्लेन दिस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज दैट आउटसाइड द plates of capacitor, outside the plates of charging capacitor, and inside the plates of charging capacitor, inside the plates of charging capacitor, outside the plates of charging capacitor and inside the plates of charging capacitor. So inside the plates of charging capacitor there is a current, it is called displacement current, and this current is due to change of electric flux with respect to time. And inside the plates of capacitor there is a current which is due to
So inside the plates of capacitor there is a current due to change of electric flux. This is called displacement current. And outside the plates of capacitor in the connecting medium there is a current called the conduction current. This current is called the conduction current. So बच्चों, this is the rule. What is the current outside the plate and what is the amount of current inside the plates? Outside the plates of the charging capacitor there is called conduction current. Inside the plates of capacitor there is a current called displacement current. बच्चों, we can prove very easily, but that proof is not in our syllabus. We can prove very easily that magnitude of conduction current, magnitude of conduction current IC is equal to magnitude of displacement current. कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बच्चों. सिर्फ फर्क ये होता है, कंडक्शन करंट इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो के कारण होता है और डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइम के साथ चेंज होने के कारण होता है. अभी देखो एक क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्शन करंट इन ए चार्जिंग कैपेसिटर इज magnitude of conduction current in a charging capacitor is 0.25 ampere. What is the magnitude of displacement current? What is the magnitude of displacement current? So बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड और कंडक्शन करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल रहता है, तो आपका यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड भी 0.25 एम्पियर ही होगा. सेकंड एक क्वेश्चन है, राइट द एसआई यूनिट ऑफ, write the dimensions of, not unit, dimensions of, or I can write dimensional formula of epsilon naught d phi e by dt. हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देना है एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt का. सो बच्चों यहाँ पर देखो d phi e by dt किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट करंट को. और क्योंकि ये करंट है तो बच्चों करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल ए होता है. वैसे कई बार बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो एप्सिलॉन नोड के डायमेंशन लिखते हैं, फिर डी फाई के निकालते हैं, फिर dt के निकालते हैं और फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं. लेकिन ये क्वेश्चन इस फैक्ट पर बेस्ड है कि बच्चे ये याद रखें, एप्सिलॉन नोड डी फाई ई बाई dt डिस्प्लेसमेंट करंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम्पियर के इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा. ठीक है. इन लास्ट अगेन राइट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट. राइट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट. राइट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट. सो बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन अभी हमने लिखा है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय dt. It is equal to epsilon naught d phi e by dt. और उसके बाद बच्चों हमारा एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द continuity of current, explain the continuity of current in a charging capacitor. In a charging capacitor. So how you can explain the continuity of current in a charging capacitor? So आपको यहाँ पर बताना होगा outside
कौन सा करंट है, इनसाइड कौन सा करंट है, और उन दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल है। जैसे इनसाइड बच्चों हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट है, इनसाइड द प्लेट्स इज डिस्प्लेसमेंट करंट, उसका रीजन क्या है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आउटसाइड कंडक्शन करंट, उसका रीजन क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 8 से, कॉल्ड बेसिक आइडिया ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। नाउ एनी डाउट? नेक्स्ट क्लास will be based on electromagnetic wave, their characteristics and their transverse nature, class second, and third class would be based on electromagnetic spectrum. Any doubt in this first topic, then you can ask. यस ये दोनों सर्किट सेम नहीं है इशिका, ये एक ही सर्किट के अंदर दो करंट हैं। ये तब होते हैं जब आप एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होते हैं एसी सप्लाई से या डीसी सप्लाई से। एसी करंट से जब मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया तो बाहर की ये जो वायर है, कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और जिसके कारण वहां पे कंडक्शन करंट है। और जो ए बी प्लेट के अंदर का मीडियम है जहां इंसुलेटर है, वहां कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे हैं, वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण करंट है बच्चों, उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। Any other doubt? Anyone having any other doubt?